AS and the related concept, aggregate demand, aggregate supply and the related concept। तो इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स आप लोग को याद होगा, जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या दिया था, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। सो यहाँ पे C क्या था, C इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G इज फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस X माइनस M। X यहाँ पे डिनोट करता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, उसके क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट होगा आपका लीनियर कंजप्शन फंक्शन। लीनियर कंजप्शन फंक्शन थोड़ा सा याद करेंगे तो याद आएगा कि कंजप्शन और इनकम के बीच का रिलेशन होता है कि व्हेन द इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस बट नॉट मोर देन द इनकम। कि जब भी कंज्यूमर की क्या होती है, इनकम इज डिनोटेड बाय द वाई। याद रखिए, कंसेप्ट्स को फिर से अपने दिमाग में लाते रहिए। इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं वाई से। तो अगर इनकम किसी भी कंज्यूमर की, जैसे एज वी आर कंज्यूमर, अगर हमारी इनकम क्या है वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा कंजप्शन भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। बट इनकम से ज़्यादा कभी हमारा कंजप्शन नहीं जाएगा। अगर जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू दी डिस सेविंग। डिस सेविंग्स मतलब जो ऑलरेडी हम लोगों ने सेविंग्स कर रखी है उनको हम क्या करेंगे, वहाँ से विथड्रॉ करेंगे। सो इफ द इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस बट नॉट मोर देन इनकम। तो होता है C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। C यहाँ पे कंजप्शन किसके साथ फंक्शनल रिलेशनशिप है, विद द इनकम, ठीक है। अभी इसको इलाबोरेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या कहते हैं, सेविंग फंक्शन सेज दैट दी कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी। कैसे सेविंग बढ़ेगी, सबसे पहले अगर इनकम मेरी 50,000 हो रही है, 80,000 है, तो उस इनकम का सबसे पहले हम कंजप्शन के लेंगे। जब हमारा कंजप्शन हो जाएगा, बाकी जो बचेगा, देन वी विल डू दी सेविंग। सो सेविंग भी क्या होता है, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। सेविंग और इनकम का ही रिलेशन होता है कि सेविंग किस पे पूरी डिपेंडेंट है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दी इनकम। जितनी इनकम होगी उसी के हिसाब से क्या होगा, सेविंग्स भी होगी। फिर आता है आपका मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई के पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई देखेंगे, इसकी मीनिंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। फिर इसमें पढ़ना है कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। फिर अगर आपके पास सेविंग फंक्शन या सेविंग कर्व दिया है तो कंजप्शन कर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे। फिर अगर कंजप्शन फंक्शन दिया है तो हम सेविंग फंक्शन कैसे डिराइव करेंगे, ये सारे कंसेप्ट्स को देखेंगे। फिर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है, एक होता है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब प्रोपेंसिटी मीन होता है कि इंटेंसिटी और द डिज़ायरनेस, कि कोई भी कंज्यूमर वो कितना इंटेंस है कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए। तो उसकी प्रोपेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसकी इनकम कितनी है, ठीक है। इसमें हम लोग दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम लोग दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज APC एंड MPC। एवरेज याद करिए, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट आपका एक कंसेप्ट आएगा प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब कोई भी कंज्यूमर की कितनी प्रोपेंसिटी है, मतलब वो कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है उसमें, कितनी डिज़ायरनेस है कि वो कमोडिटी को कितना सेव करेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग दो टाइप्स पढ़ेंगे इसका, MPS एंड APS। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और इनमें रिलेशन पढ़ेंगे। फिर आप लोग को याद होगा कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है। ये सब कैसे होता है, वी विल डिराइव, ये सारी चीज़ों को हम डिराइव करेंगे कि कहाँ से सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड। देखिए, कोई भी
कमोडिटी की डिमांड होती है। डिमांड आपको पता है कि इंडिविजुअल, हम लोग अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे तो कमोडिटी की को सेटिस्फाई, मतलब अगर हम लोग कोई भी थिंग्स वी नीड, कमोडिटी वी नीड टू सेटिस्फाई आवर वांट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गिवन एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे किसी भी कमोडिटी को की प्राइस दे रखी है, उन कमोडिटी को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। वही होता है डिमांड। जब यहाँ पे बात आ जाती है कि एग्रीगेट डिमांड, एडी, इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं एडी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है कि सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। सम टोटल मतलब टोटल इकोनॉमी में नंबर ऑफ पीपल हैं, वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, जब उस कमोडिटी का प्राइस भी दिया है इन एन अकाउंटिंग ईयर। किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, किसी भी फिस्कल ईयर में, किसी भी इकोनॉमी में कितने टोटल, जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड हो रही है पूरी इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड, टोटल डिमांड मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ डिमांडेड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, किसी भी 1 ईयर में जो सारे सम टोटल, जो भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इकोनॉमी में जितने लोग हैं वो कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड किसका होता है? एग्रीगेट, इट इज़ द एग्रीगेट और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये क्या हो रहा है? एग्रीगेट और टोटल एक्सपेंडिचर। जब भी हम कोई कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो व्हाट वी विल डू द एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे आज मेरे को क्या है कि एक न्यू पेन को परचेस करना है, तो मैंने इस कमोडिटी की क्या की, डिमांड की। अब उस डिमांड मैंने की 10 रुपीज़ की, मेरे को अगर पेन परचेस करना है तो आई हैव टू स्पेंड 10 रुपीज़ ऑन दैट पेन। मेरे को वो 10 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, मेरा एक्सपेंडिचर भी हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड को ऑल्सो नोन एज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कि जो भी टोटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी करते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर विच इज़ मेड ऑन दी टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दी हुई हैं, उस पर जो भी एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं। डिमांड इसलिए क्योंकि हम कमोडिटी की डिमांड करें, एक्सपेंडिचर इसलिए क्योंकि जब हम डिमांड करें तो वी विल डू दी एक्सपेंडिचर ऑन दोज कमोडिटी। फिर कह रहा है इफ़ पीपल टेंड्स टू स्पेंड more than what they were spending on goods and services, it means rise in aggregate demand and the vice versa। कह रहा है कि if people tend to, पहले for example that कि all the people who are living in an economy, we can say in India, कि लोग क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे 80 लाख, अराउंड 80 लाख। ठीक है, अब उससे क्या हो रहा है, वो अब उस 80 लाख से अब पूरा टोटल जो भी कंजप्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख हो गया। इट मीन्स कि अब जो एक्सपेंडिचर और जो भी डिमांड हो गई वो प्रीवियस वाले टर्म से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई। तो वही कह रहा है कि इफ़ पीपल टेंड टू स्पेंड मोर देन व्हाट दे वर स्पेंडिंग, कि पीपल क्या है, वो ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे जो वो पहले स्पेंड कर रहे थे, जिसका मतलब क्या हो गया कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है। मतलब पहले हम लोग पूरी इकॉनमी में 80 लाख स्पेंड कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 लाख स्पेंड कर रहे हैं, या 80 लाख से हम लोग बढ़ के 90 लाख स्पेंड कर रहे हैं, 80 लाख से 90 लाख पे स्पेंड करें। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो भी हमारा बढ़ रहा है, और दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि डिमांड, अगर हम लोग स्पेंड पहले से कंपैरेटिवली पहले 80 लाख कर रहे थे, बट अब हम लोग स्पेंड कितना कर रहे हैं, 50 लाख कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो डिमांड है कमोडिटी की वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, हाँ, सो एडी इज रिलेटेड विद द इनकम लेवल। यहाँ पे कह रहा है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो किससे रिलेटेड होता है, इनकम लेवल से। वही जो मैंने बताया कि एग्रीगेट और इनकम में क्या होता है, डिमांड और इनकम में रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड विद इंक्रीज इन द राइज इन द इनकम।
कि जैसे ही लोगों की क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। अब आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे क्लास 11th में तो इकोनॉमिक्स में याद करिए कि जब हम लोग डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग एक रिलेशन भी पढ़ रहे थे इनकम एंड डिमांड का, जिसमें हम कह रहे थे ना कि व्हेन द इनकम ऑफ द पीपल इज इंक्रीजेस सो डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल ऑल्सो भी इंक्रीजेस। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जैसे ही हमारी एज अ कंज्यूमर हमारी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो डिमांड है वो भी बढ़ा देंगे। जैसे इनकम हमारी वाई क्या होगा, कम होगा, सो एडी विल ऑल्सो भी फॉल्स। सो इसका जो कर्व होगा एग्रीगेट डिमांड और हम लोग इनकम का जो कर्व बनाएंगे वो कर्व कैसा होगा, वो ये शो करेगा, यहाँ पे हम लोग एडी लेंगे, यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम वाई, तो ये शो करेगा पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन शो करेगा। पॉजिटिव रिलेशन शो करने का मतलब है इट शोज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द डिमांड। सो इफ द इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेस सो द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल ऑल्सो भी इंक्रीजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है दैट इज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड मीन्स कि उस एग्रीगेट डिमांड में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, है ना। उस एग्रीगेट डिमांड में हम लोग कौन कौन सी कमोडिटीज़ को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, राइट। सो इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर और द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विच इज मेड ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में हम कोई भी कमोडिटी पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब आप लोग याद करो, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग नेशनल इनकम पे, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग यही लिखते थे, ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी इज फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी इज फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये जो कंजप्शन, सो देर आर यू नो वेरी वेल देर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। हम लोग जब पढ़ रहे थे ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो वहाँ पे देखा था कि 4 सेक्टर इकोनॉमी में होते हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर्स हैं। 4 सेक्टर्स आपके हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, रेस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, राइट। सो यहाँ पे सी कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर कौन करेगा कंजप्शन पे, इट इज़ डन बाय दी हाउस होल्ड सेक्टर। तो सी क्या हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू। आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट, ये कौन करेगा, ये आपका करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा। जी इज फॉर गवर्नमेंट पे जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस, डैम्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, तो ये कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW मीन्स एक्सपोर्ट, जो हम लोग एक्सपोर्ट करें माइनस इम्पोर्ट। तो आपका एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आ गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सिंपल सा है। अगर पूछता है कि एक्सप्लेन एंड व्हाट इज एडी एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द एडी, सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन दी व्हाट इज एडी, आपको डिफाइन करना पड़ेगा एडी एंड कंपोनेंट्स पूछेगा। सो देयर आर द 4 कंपोनेंट्स विच इज इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट डिमांड। सो सबसे पहला कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हम लोग प्राइवेट देखिए वही सारा चीज़ लिखा है, प्राइवेट फाइनल या प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और जिसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, इसको नेट एक्सपोर्ट्स भी बोलते हैं। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी एक्सपोर्ट एंड दी इम्पोर्ट, ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस होता है। अब जो नया कंसेप्ट है या जो बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडी है, जो आपका CBSE में ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ दी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स आर देयर, 4 सेक्टर्स आर देयर, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 सेक्टर्स इकॉनमी में ही लेके इसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो 4 सेक्टर्स के साथ हमें डिस्कस नहीं करना है, वी हैव टू कन्फाइंड विद द लिमिट, दैट इज वी हैव टू डिस्कस ओनली 2 सेक्टर्स। सो सबसे पहले आप ये बोलोगे कि अगर आ जाता है एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड,
सो यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दैट कि आपको ये बोलना पड़ेगा, ये पूछता है कि एग्रीगेट डिमांड, तो आपको सबसे पहले यही बताना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड में 4 सेक्टर्स होते हैं, बट वी हैव टू कन्फाइंड अप टू द लिमिट 2 सेक्टर्स पढ़ना है। तो एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल, देखिए कंसेप्ट यही कह रहा है ना कि कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। जब इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स हैं तो उनमें क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स होंगे। तो सबसे पहला इसमें यही कह रहा है कि इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी एडी हैज़ द 2 कंपोनेंट्स। अगर आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब 2 सेक्टर कौन कौन से हो गए, हाउस होल्ड सेक्टर और दी प्रोड्यूसर सेक्टर। तो कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स क्या क्या ले लेंगे, सबसे पहला आपका होगा कंजप्शन, सेकेंड होगा आपका इन्वेस्टमेंट। ओके, सो 2 components are there, that is consumption and the second one is investment। फिर कह रहा है कि 2 sector economy comprises household sector and the producer sector as I have already told। So thus aggregate demand or aggregate expenditure in a 2 sector economy is sum total of the consumption and the investment। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, डिमांड करता है, डिमांड फॉर द कंजप्शन, एंड द प्रोड्यूसर क्या सेक्टर क्या करता है, डिमांड फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे आप लिखोगे एडी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि कह रहा है कि इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी इट हैज़ 2 components, so it is the sum total of only 2 components, that is consumption and the investment। तो AD क्या हो गया, AD इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजप्शन में हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे। कंजप्शन कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है देखिए अब यहाँ पे देयर आर डिफरेंट अजम्पशंस आर देयर। ये अजम्पशन हम लोग जो बाद में जब ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है, बट एक बार जब पूरे टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोग को ये सारे अजम्पशंस पता चलेंगे। बट एक बार उनका एग्जिस्ट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि होल इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन दी अजम्पशंस। आप कुछ भी पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले यू हैव टू डू दी, आपको बताना पड़ेगा कि ये सारे अजम्पशन हम लोगों ने पहले ही अज्यूम कर लिए हैं, सो आप उससे पीछे नहीं हट सकते हो, आपको वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या ले रहा है अजम्पशन कि जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला हो गया आपका सी के ऊपर ऐसे डैश सा लगा है जिसको बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन, राइट। ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन मीन होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन मीन्स होता है कि कंजप्शन कैन नेवर एवर बी ज़ीरो वेदर आर इनकम इज ज़ीरो और नॉट। अगर हमारी इनकम ज़ीरो भी होगी, वी कांट डू दी, हमारी कभी भी कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, भले हमारी इनकम क्या हो, ज़ीरो हो। जैसे मैंने आप लोग का ही एग्जाम्पल लिया था कि आप लोग की इनकम कोई भी ज़ीरो, आप लोग की कोई भी इनकम नहीं है, सो दैट मीन इट इज़ इक्वल टू दी ज़ीरो। बट आप ऐसा नहीं कि आप कंजप्शन नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो इसी को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। सी बार है ना, तो इट इज़ डेनोटेड बाय दी सी बार, सी बार से इसको डेनोट किया जाता है, दैट इज़ सी बार आपको बताते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया गया है कि 50 क्या है, 50 इज़ द ऑटोनॉमस कंजप्शन। बाकी जो सारी कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस भी करती चलूँगी। बी, यहाँ पे एक दिया है बी, बी का मतलब होता है इट इज़ दी MPC। MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, दैट मीन्स कि इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, कि अगर हमारी इनकम में कितना चेंज हो रहा है सो दैट हमारे कंजप्शन में भी कितना चेंज हो रहा है। अगर हमारी इनकम 100 से 200 हो रही है, ठीक है, तो कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, कंजप्शन में कह सकते हैं 50 to 100 हो रहा है, ठीक है। तो
डेल्टा सी यहाँ पे क्या निकल गया 50। कैसे निकला डेल्टा सी, मतलब 100 माइनस 50। और डेल्टा वाई कैसे निकला 200 माइनस 100। सो ये आ गया आपका 0.5। ये क्या बताता है, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है कि आपकी इनकम में कितना चेंज हुआ है, सो दैट आपकी कंजप्शन में भी कितना चेंज हुआ। ठीक है, इनकम के कितने चेंज होने पे कंजप्शन में जो चेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, सो यहाँ पे इसका अजम्पशन में दिया है कि दिस इज 0.5। फिर एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सो दिस इज इन्वेस्टमेंट विच इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करती है कि लेवल ऑफ इनकम अगर चेंज भी होती है तो इन्वेस्टमेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। सो इट विल रिमेन्स सेम इन ईच एंड एवरी कंडीशन। ठीक है, वो होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये सारी ऐसी आपको दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे आई दे दिया है 100। ये सारी चीज़ें आपकी अजम्पशन है। हम यहाँ पे टेबल बनाने के पहले, स्केड्यूल बनाने से पहले ये अजम्पशन ले लिए हैं कि ऑटोनॉमस कंजप्शन यहाँ पे 50 ही होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे 0.5 होगा, और इन्वेस्टमेंट जो इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट जो क्या होता है चेंज नहीं होता है। सो ये क्या है, इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम है कि इनकम चाहे बढ़ भी जाएगी तो भी इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। सो आई यहाँ पे क्या है 100। एक लीनियर कंजप्शन को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। लीनियर कंजप्शन फंक्शन होता है C इज इक्वल टू C बार प्लस B वाई। यहाँ पे C क्या शो कर रहा है, यहाँ पे C इज शोइंग कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू आपका C बार इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, B यहाँ पे क्या है MPC एंड Y इज हियर इनकम। ये सारी चीज़ों को क्या कर लिया गया है, अज्यूम कर लिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे जब C बार दिया है, C बार C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। ठीक है, ये आपका कंजप्शन फंक्शन दिया है। सो यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू C बार की वैल्यू क्या दिया, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया 50 प्लस B की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने ली थी 0.5 Y। सो C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5। ये हमारा क्या है, ये हमारा अजम्पशन है। मतलब हम लोगों ने इकोनॉमी में ये अज्यूम कर लिया है कि लोगों के पास जो भी ऑटोनॉमस कंजप्शन है, मतलब जिनकी इनकम ज़ीरो है तो भी वो इतना कंज्यूम कर रहे हैं। MPC 0.5 ये बता रहा है कि इकोनॉमी में इनकम में इतना चेंज हो रहा है तो लोग कंजप्शन में भी इतना चेंज कर रहे हैं। ये ऐसा अजम्पशन हम लोग लेके चल रहे हैं। रियलिस्टिक में ये सारी सिचुएशंस तो नहीं होती हैं, बट हमें क्या है यहाँ पे सारे थ्योरी को, डिफरेंट कंजप्शन फंक्शंस को या डिफरेंट फंक्शंस को हमें पढ़ना है, तो वी हैव टू टेक सम अजम्पशन, तभी हम लोग आगे इसको क्या है प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अजम्पशन हो गया आपका कि MPC हो गया, ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया, और ये हमें एक कंजप्शन फंक्शन मिल गया कि C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल ड्रॉ एक हम लोग क्या करते हैं, एक स्केड्यूल को बनाते हैं। ठीक है, सो वी कैन रब दिस, इसको रब करते हैं और एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अगर आप कहीं भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पूछ ले कि यू हैव टू मेंशन द रिलेशन बिटवीन एनी ऑफ देम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ स्केड्यूल। आपको स्केड्यूल बनाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल ड्रॉ द डायग्राम। क्योंकि हमेशा उस डायग्राम को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द दैट टेबल। सो दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक
टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा एंड आफ्टर द टेबल यू हैव टू मेक द डायग्राम।